हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स। और इस कक्षा 12 की फिजिक्स में हम लोगों ने अभी अभी चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। चैप्टर 1 की थ्योरी जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और उससे संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो चैप्टर 1 है इससे संबंधित अति लघुत्तरी प्रश्न। ये जो अति लघुत्तरी प्रश्न हैं ये कोई अलग से प्रश्न नहीं है, बल्कि जो हम लोगों ने थ्योरी के क्लासेस पढ़े हैं और उसी थ्योरी के क्लासेस में हम लोगों ने जो सिद्धांत, जो कॉन्सेप्ट और जो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं उन्हीं पर आधारित कुछ छोटे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। तो ये जो अति लघुत्तरी प्रश्न है इनको अलग से पढ़ने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में कुछ स्पेशल प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं ताकि एक भी नंबर हम लोगों का जाने ना पाए। ठीक है, तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की। आज इस वीडियो में सारे अति लघुत्तरी प्रश्न आज कंप्लीट कर लिए जाएंगे। थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि ये सब पहले से पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक रिविज़न के तौर पर हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी समय ना वेस्ट करते हुए आइए हम लोग देख देते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न ये लिखा है कि एक धातु के गोले को वैद्युत से आवेशित किया जाता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? आप सबको पता है कि वैद्युत से आवेशित करने का मतलब क्या है कि अगर जो एक कोई धातु का गोला है इसको हमने आवेशित किया तो आवेशित करने का मतलब ये होता है या तो हमने इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दिए या इससे कुछ इलेक्ट्रॉन लिए। अगर जो हम इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये ऋण आवेशित हो जाता है, हम लोगों को पहले से पता है। और अगर जो हम किसी गोले से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वो धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेशित करने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी धातु को इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना। तो इसके उत्तर को हम कैसे लिखेंगे समझ सकते हैं। इसके उत्तर में हम लिख देंगे धातु के गोले को वैद्युत आवेशित किया जाता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो हम लिखेंगे इसका तात्पर्य यह है कि यदि गोला ऋण आवेशित है तो इसे इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, और यदि गोला धन आवेशित है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। बस ये इसका मतलब है, निकाले गए हैं। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या एक आवेशित पिंड समीपवर्ती अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा? देखिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकता है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं या प्रतिकर्षित कर सकती हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो एक प्लस का आवेश हो एक माइनस का आवेश हो तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और अगर जो प्लस प्लस के दोनों होते हैं तो ये दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर जो एक दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं, और ये जो प्लस माइनस वाले होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए, प्रश्न यह कह रहा है कि क्या एक आवेशित पिंड समीपवर्ती अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा? देखिए, इसमें कह रहा है कि एक आवेशित पिंड है और दूसरा अनावेशित पिंड है। अनावेशित पिंड का मतलब हुआ इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इसके ऊपर मान लिया प्लस का चार्ज है, तो ये क्या इसको आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? तो इसको ये आकर्षित कर सकता है। क्यों आकर्षित कर सकता है? क्योंकि ये जो मटेरियल है इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये प्लस वाला आवेश उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो जिसके कारण इसके इस सिरे पर माइनस का चार्ज उत्पन्न हो जाता है और इसका अपोजिट जो सिरा होता है इसके ऊपर प्लस का चार्ज या प्लस का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो माइनस का आवेशित चार्ज उत्पन्न हो जाता है इस हिस्से को ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो इसको हम प्रेरण कहते हैं या वैद्युत प्रेरण कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप थ्योरी की क्लासेस में देख लीजिएगा, शुरू के वीडियोस में हमने आपको बताए हैं। ठीक है,
तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, आकर्षित कर सकता है। हम लिख देंगे कि हाँ आकर्षित करेगा। क्यों आकर्षित करेगा? प्रेरण के कारण। बस ये आप जो है आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये जो तीसरा प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, ठीक बराबर द्रव्यमान के दो सर्वसम धातु के गोलों में एक को प्लस क्यू आवेश से तथा दूसरे को उतने ही धन आवेश से, एक को प्लस क्यू ऋण आवेश से तथा दूसरे को उतने ही धन आवेश से आवेशित किया जाता है। क्या दोनों गोलों के द्रव्यमानों में कोई अंतर आएगा और क्यों आएगा? देखिए, प्रश्न यह कह रहा है कि दो एक जैसे धातु के गोले हैं, बिल्कुल एक जैसे का मतलब का साइज और दोनों का द्रव्यमान बिल्कुल एक जैसा है। अब ये कह रहा है एक को क्यू ऋण आवेश से और दूसरे को उतने ही धन आवेश से आवेशित किया जाता है। इसका मतलब इसको माइनस क्यू आवेश दिया जाता है और इसको मान लिया प्लस का क्यू आवेश दिया जाता है। ये कह रहा है कि क्या दोनों के द्रव्यमानों में कोई अंतर आएगा, मतलब इनका वजन, मतलब इनका द्रव्यमान कुछ घट बढ़ जाएगा कि उतना ही रहेगा। तो आइए इसके ऊपर विचार करते हैं। देखिए, इसका उत्तर क्या हो सकता है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा ऋण आवेश तब आता है जब इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास दो खूबियाँ होती हैं, अर्थात उसकी दो विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? कि उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है और उसका कुछ ना कुछ आवेश भी होता है। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इसको याद कर लीजिए अगर नहीं याद हो तो 9 × 10⁻³ किलोग्राम ये होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इतना ऋणात्मक प्रकृति का आवेश इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो ये दो चीज़ें आपको पहले से भी मालूम होंगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे समझिए, अगर जो इस गोले को ऋण आवेश दिया गया है, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दिए गए हैं। तो जब कुछ इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा तो आवेश आएगा, तो आवेश के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी तो आ जाएगा। मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए किसी तरह से, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मौजूद होंगे। तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ वजन बढ़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि ऋण आवेश देने पर हम क्या लिखेंगे? चूँकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान तथा आवेश होता है। ठीक है, अतः ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ जाएगा तथा अब देखिए धन आवेशित गोला, इसको धन आवेश देने का मतलब यह हुआ कि इससे हमने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। जब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तभी इसके ऊपर धन आवेश आया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे तथा धन आवेशित गोले का द्रव्यमान कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही शार्ट में आप जो है आंसर लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं लिखना होता है क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा सा लिखना होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम लोगों को मालूम है कि जो आवेशित कणों के बीच में जो फोर्स लगता है, मान लिया Q1 Q2 आवेशित कण है, उनके बीच दूरी r है, तो लगने वाला बल कूलाम के नियम के अनुसार F = 4πε0 और Q1 Q2 r² होता है। ठीक है, इस फार्मूले के अनुसार अगर जो दूरी r है तो ये वाला लगेगा। ये ऐसे हमने इसको समीकरण फर्स्ट लिख दिया। अब अगर जो दूरी को आप आधा कर देते हैं तो Q1 Q2 तो वही रहेंगे, सिर्फ दूरी जो है r/2 हो गई। तो लगने वाला फोर्स बदल जाएगा। अब वो कितना होगा? मान लो F' होगा, F' = 1/4πε0 Q1 Q2 और दूरी का स्क्वायर नीचे होता है, तो दूरी की जगह पे हमने लिख दिया r/2 का होल स्क्वायर। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 ऊपर पहुँच जाएगा। तो हमने लिखा 4, जो ऊपर पहुँचा है वो वाला 4 पहले लिख दिया, 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे बचा r²। तो ये जो ये वाली वैल्यू है ये देखो F के बराबर है, तो हमने लिख दिया 4F।
तो लगने वाला बल जो है 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और इस तरह से आप कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर देने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने लिख दिया बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आप डायरेक्ट भी चाहो तो लिख सकते हो कि बल 4 गुना हो जाएगा और इस तरह से कैलकुलेशन करके दिखा भी सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल कितना होगा। देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं और एक का आवेश E है और E है, और ये दोनों कितनी दूरी पर है, मान लिया R दूरी पर स्थित है, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लगने वाला फोर्स कितना है, F दिया है। फिर कह रहा है कि इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉन हैं, उनके बीच विद्युत बल कितना होगा। जो प्रोटॉन है वो कहाँ है, इससे आधी दूरी पर, मतलब R/2 दूरी पर है। तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस E और प्लस E ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, देखिए दोनों का आवेश बराबर होता है, द्रव्यमानों में बहुत फर्क होता है, लेकिन बात अगर जो विद्युत बल की है तो विद्युत बल उनके बीच में उतना ही लगेगा जितना दो प्रोटॉनों के बीच में लगता है अगर जो दूरी सेम है, लेकिन दूरी को कम ज़्यादा करने पर चेंज हो जाएगा। देखिए हमने दो कंडीशन बना ली, बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, इसलिए शॉर्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कह रहा है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला फोर्स F बराबर हमने लिखा 1/4πε0 और Q1 Q2/r² होता है, तो -E इसका चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर ऐसे लिख दिया हमने। तो समीकरण फर्स्ट आप डाल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल मान लीजिए F डैश है। ठीक है, तो 1/4πε0 और क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस E चार्ज है, इसका भी प्लस E चार्ज है, लेकिन दूरी इसकी आधी हो गई, कितनी हो गई, R/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें। देखिए इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर दें ताकि आपको आसानी रहे। 1/4πε0 हो गया, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई, E²/R² ऐसे लिख दिया, इसको समीकरण फर्स्ट कर दिया। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। 1/4πε0 हो गया, प्लस ई की गुणा हो गई E² और यहाँ पर देखिए R²/4 हो जाएगा, तो R², ये जो 4 होगा ये ऊपर पहुँच जाएगा, समीकरण सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर जो हम भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, भाग करने पर ये F/F' बराबर आ जाएगा, पूरी समीकरण भाग हो करके 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो F' कितना हो जाएगा, F' बराबर हो जाएगा 4F। मतलब F क्या है, इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल, F' क्या है, प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल। इसका मतलब बल कितना हो जाएगा, बल 4 गुना हो जाएगा। बस ये आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए आप सहज अंदाज़ा लगा करके भी उत्तर लिख सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए हमने लिख दिया। देखिए प्रश्न नंबर 6, क्या कूलाम का नियम परमाणुवी तथा नाभिकीय दूरियों के लिए भी सत्य है। तो इसका हल हम लिखेंगे, परमाणुवी दूरियों का मतलब होता है दो परमाणुओं के बीच या दो आयनों के बीच लगने वाला बल। तो इनके बीच में कूलाम का फोर्स लगता है, अर्थात विद्युत बल लगता है। जैसे दो आयन है, एक पर कुछ प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज कुछ भी हो सकता है। तो परमाणुओं के बीच जो दूरी होती है वो समझ लो परमाणुवी दूरियां कहलाती हैं। तो इनके बीच में कूलाम का नियम अप्लाई होता है। लेकिन परमाणु के भीतर जो नाभिक होता है, नाभिक के भीतर जो नाभिकीय कण होते हैं, उनके बीच में भी ये कह रहा है कि क्या ये बल लगता है, अर्थात इसके बीच में भी ये वाला नियम काम करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग ये नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब नाभिक की संरचना पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग ये पढ़ते हैं कि नाभिकीय कणों के बीच में भी ये बल लगता है। तो हम लिख देंगे हाँ, दोनों दूरियों के लिए ये नियम सत्य है। तो क्या लिख देंगे, हाँ सत्य है, दोनों ही दूरियों के लिए, मतलब परमाणुवी दूरियों के लिए भी और नाभिकीय दूरियों के लिए भी, दोनों के लिए ये नियम अप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र अगर जो है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा है और एक प्रोटॉन रखा है। तो प्रोटॉन जो है काफ़ी भारी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में।
तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस का ई होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज होता है, लेकिन उसकी प्रकृति धनात्मक होती है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र में इनके ऊपर फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगता है तो वो दोनों के ऊपर बराबर लगेगा, क्योंकि लगने वाले वैद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर क्यू ई। ठीक है, क्यू ई, क्यू मतलब उसका आवेश, ई ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये, तो दोनों के ऊपर बल तो सेम लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा और प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा, दोनों का वैद्युत बल सेम होगा। लेकिन एक चूँकि बहुत छोटा पार्टिकल है, एक काफ़ी भारी पार्टिकल है, तो इसलिए इनके त्वरण जो है अलग अलग हो सकते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि किसका त्वरण कम किसका त्वरण ज़्यादा? देखिए हम लोगों ने त्वरण के लिए फार्मूला पढ़ा है F बराबर एम ए। ठीक है, इसका मतलब A बराबर किसके होगा? F अपान एम के होगा। ठीक है, जब दोनों कणों पर बल सेम है तो इसका मतलब जो त्वरण है, जब बल सेम है दोनों का तो द्रव्यमान अलग अलग है, तो त्वरण जो होता है ये द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका त्वरण कम। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर लीजिए 9×10⁻³ किलोग्राम होता है, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो भी आपको याद कर लीजिए, काम आएगा 1.6, और एक और डिजिट याद कर सकते हैं, 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो दोनों के द्रव्यमानों में काफ़ी फर्क होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। हम लिख देंगे चूँकि प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है अतः उसका त्वरण कम है। तो ये कह रहा है कि इसका त्वरण अधिक होगा इलेक्ट्रॉन का। हम लिख देंगे चूँकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है अतः इसका त्वरण अधिक होगा। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से याद कर सकते हैं। अधिक होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, कांच की एक छोटी छड़ के सिरों पर पीतल की 2 घुंडियां हैं, इन पर समान मात्रा में परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। चलिए देखिए कैसे। कांच की एक छड़ है कोई छोटी सी, और उसके सिरों पर पीतल की 2 घुंडियां लगी हुई हैं, और एक पर प्लस का क्यू चार्ज है, दूसरे पर माइनस का क्यू चार्ज है। ये कह रहा है कि समान मात्रा में आवेश है, लेकिन इनकी प्रकृति अपोजिट है, विपरीत है। इसे कैसे ज्ञात करोगे कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र है अथवा नहीं? देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि अगर जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। अच्छा, ये कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का पता आप कैसे लगाएंगे, इसकी सहायता से कि है कि नहीं है। तो हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र में अगर जो हम इसको रख दें, किसी भी डायरेक्शन में रख दें, तो ये घूम करके इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला जो चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लगता है, इधर की तरफ लगेगा क्यू ई बल, और इसके ऊपर इधर को लगेगा क्यू ई बल। इसकी वजह से ये घूम करके एक निश्चित दिशा में इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाता है। तो अगर जो इसको स्वतंत्रता पूर्वक हम किसी वैद्युत क्षेत्र में इस वैद्युत द्विध्रुव को लटका दें तो ये घूम करके एक निश्चित दिशा में ठहरता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ठहरता है। तो अब देखिए ये कह रहा है कि किसी स्थान पर आप कैसे ज्ञात करोगे कि वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, ये चीज़ इसमें पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे इसके उत्तर में क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। वैद्युत क्या लिखेंगे, इस निकाय को वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यदि यह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरता है, तब उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र होगा या उपस्थित होगा, कुछ भी लिख दीजिए, वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो
आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। ये कह रहा है एक बिंदु आवेश से दूर जाने पर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र घटता जाता है। यही बात एक लघु वैद्युत द्विध्रुव के लिए भी सत्य है। क्या दोनों में वैद्युत क्षेत्र समान दर से घटता है? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो किस दर से घटता है। तो हम लिख सकते हैं बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसका मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं E समानुपाती 1/r²। इसी तरह से जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण आपको सूत्र याद होगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो E होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छी स्थिति में 2p/r³ होता है और निरच्छी स्थिति में p/r³ होता है। पैरेलल यहाँ पे r³ होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो समानुपाती 1/r³ के होगा। देखिए 1/r² का मतलब यह है दूरी को अगर जो 2 गुना कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र 2 का स्क्वायर 4 गुना कम हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, क्यूब का अगर जो दूरी को 2 गुना कर देंगे तो 2 का क्यूब 8, वैद्युत क्षेत्र 8 गुना कम हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा तेज़ी से वैद्युत द्विध्रुव के कारण घट रहा है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या था, क्या दोनों में वैद्युत क्षेत्र समान दर से घटता है? हम लिखेंगे नहीं, समान दर से नहीं घटता है। दोनों में वैद्युत क्षेत्र समान दर से नहीं घटता है। ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी लिख दो किसमें तेजी से घटता है। वैद्युत द्विध्रुव में तेजी से घटता है। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 10। देखिए ये कह रहा है दो बिंदु आवेश +q तथा -q परस्पर d दूरी पर स्थित है। ठीक है, कैसे? देखिए दो बिंदु आवेश है, एक प्लस का q है और दूसरा माइनस का q है और ये दोनों एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी d पर स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों स्थित हैं। अब देखो कह रहा है किन बिंदुओं पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगा। किन बिंदुओं पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगा। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा ये है, ये वाली। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र इसमें होता कैसे है, किस डायरेक्शन में होता है? देखिए आप लोगों को पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा इसमें ये एक तरह का वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस आवेश से लेकर के माइनस आवेश की तरफ ये बल रेखाएं ऐसे जाती हैं। तो प्लस से माइनस की तरफ बल रेखाएं इस तरह से ऐसे जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी बल रेखाएं हम बना सकते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। अब देखिए यहाँ पे ये वैद्युत बल रेखाएं और भी बना सकते हैं, ऐसे और ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद ये बल रेखाएं ऐसे भी बनती हैं, ऐसे भी बनाई जाती हैं, ऐसे भी बनाई जाती हैं। इधर को भी ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए ये जो प्लस वाली है यहाँ से जाती हुई बल रेखाएं आप शो करेंगे और जहाँ पे माइनस आवेश है उधर को आती हुई बल रेखाएं ऐसे आप शो करेंगे कि उस जगह पर बल रेखाएं आ रही हैं। अब देखो प्रश्न ये कह रहा है, क्या कह रहा है समझिएगा, किन बिंदुओं पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, मतलब दोनों का मिला जुला वैद्युत क्षेत्र दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगा। तो देखिए ये जो मिलाने वाली रेखा है इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और इन जगहों पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये इस रेखा के समांतर होगा। ये वाली, ये जो मिलाने वाली रेखा है, मान लिया ये दो बिंदु हैं ए और बी पर रखे हुए हैं, तो ए बी को मिलाने वाली रेखा के समांतर ये जगह होंगी। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इनके समांतर होगा। तो इसके उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं? इसके उत्तर में हम लिखेंगे आवेशों के बाहर मिलाने वाली जो रेखा है इसके समांतर। ठीक है, आवेशों के बाहर आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में भी लिख सकते हैं, रेखा की दिशा में।
ठीक है। तथा ये वाली जगह है, ये वाली, ये लंबर्धक इसको कहेंगे, लंबर्धक पर तथा आवेशों को मिलाने वाली रेखा तथा रेखा के लंबर्धक, ठीक है, लंबर्धक पर, ठीक है, लंबर्धक पर यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र समांतर होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। इस वीडियो में हमने 10 प्रश्नों को देखा है, 10 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल किया है और उन्हें समझा है। ठीक है, तो इसके आगे के प्रश्नों के लिए हम अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल एम खालिद क्लासेस और लोगों तक पहुंचाइए। अगर जो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे दूसरों तक शेयर करिए। ठीक है, बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।